प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक स्टार्ट किया था शाउ स्क्वीजिंग टेस्ट के लिए। ओके तो अब इसको हम करते, ये भी आर्टिकल हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा देख लिया था। अब इसके आगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये सब मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारे कंसेप्ट अब हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। ज़्यादातर इस टॉपिक में थ्योरी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ऑप्शन जो रहते हैं वो थ्योरेटिकल रहते हैं, कंसेप्चुअल रहते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये फील्ड का डायरेक्शन, इसमें हम कोई एक कंडक्टर, ओके, जिसमें से आई करंट फ्लो होता है, ऐसा कोई एक कंडक्टर हम प्लेस करते हैं। तो इस कंडक्टर पे कितना फोर्स, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से इस पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, ये हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसका अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये हमें ओस्टेड ने बताया है। ओके, और फिर अब देखो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसका अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस, और ये एक्चुअली एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे मतलब इंटरेक्शन हो जाता है। ओके, सो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दिस टू मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस कंडक्टर एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स है किसके बराबर होता है, बी आई एल साइन थीटा के बराबर। ये जो भी एंगल है यहाँ पर, ओके, तो बी आई एल साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 90, तो ये कितना आ जाएगा, बी आई एल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 0, तो फोर्स दैट विल बी 0। तो इस केस में फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये फोर्स जो है बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, ये बेसिक फार्मूला है। तो ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स डिपेंड्स किस पे है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वो किस पे डिपेंड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये तीन चीजों पे डिपेंड है। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो थीटा है 90 डिग्री अगर होता है तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90, सॉरी ये थीटा 0 है ना, तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। तो साइन 90 एंगल अगर मतलब 90 डिग्री है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रखते हैं, ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फोर्स कितना हो जाएगा, बी आई एल। सो इस केस में मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो रहा है और इस केस में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, मिनिमम फोर्स एक्ट हो रहा है, ये याद रखना। और ये किस पे डिपेंड है, फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं, किस पे डिपेंड है, करंट पे डिपेंड है, करंट स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और किस पे डिपेंड है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया फोर्स। अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, हम कैसे हम उसको ये जो फोर्स का डायरेक्शन है कैसे हम स्टडी करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब ये फोर्स जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। ओके, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन को हमेशा ये फोर्स परपेंडिकुलर रहता है, तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा। और ये जो फोर्स है कैसे हम डायरेक्शन फोर्स का कैसे पता कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इफ वी स्ट्रेच थंब, इसको हम बोलेंगे फोर फिंगर और इसको बोलेंगे हम सेकंड फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड सेकंड फिंगर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों को एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीन एक दूसरे को, ओके, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड इफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो थंब है क्या करता है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर, सॉरी ये जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर indicates the direction of magnetic field, second finger indicates the direction of current, then the thumb indicates the direction of force। अगर ये दोनों इस तरह से दिखाते हैं तो थंब क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो ये होता है अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम ये जो फोर्स
मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये देखते हैं कि कोई दो पैरेलल कंडक्टर अगर स्ट्रेट लाइन है और उसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो कौन सा फोर्स वहां पर एक्ट होता है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं कि ये दो स्ट्रेट कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ओके, फोर्स एक्टिंग ओके। अब इसको हम कैसे लिख सकते, पहले हम इसको इरेज करेंगे पूरा और पूरा सेपरेट लिखेंगे इसको। अब देखते हैं कोई एक कंडक्टर है जिसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा एक कंडक्टर है जो कि उसको पैरेलल है और उसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2। तो ये दो पैरेलल कंडक्टर है। अगर पैरेलल इनफाइनाइट कंडक्टर है, हम ऐसा मान सकते हैं, इसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो इसमें से I1 और I2 करंट फ्लो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से अट्रैक्टिव फोर्स दोनों में कौन सा, मतलब ये जो है कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये उल्टा हो जाता है, मतलब I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब इस पे जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अगर कैलकुलेट करते हैं दो कंडक्टर के बीच, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ that is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi r। अब ये mu naught I1 I2 divided by 2 pi r के बराबर फोर्स वहां पर एक्ट होता है। ओके, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ओके, तो इसमें से पैरेलल कंडक्टर है, अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें फोर्स जो एक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर वो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। इसमें से कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, याद रखना ये फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फोर्स किसके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ किसके बराबर है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो इसमें म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, आर क्या होता है, दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है ये आर हो जाएगा। I1 I2 तो ये करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना। ओके, अगर ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर हम इसको ऐसा करते हैं, मतलब एक I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स कौन सा रहेगा यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स। और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ जो है तो ये कितना रहेगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, उतना ही फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ रहेगा। या फिर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो कौन सा भी एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ के लिए हम ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर वो जो पर्टिकुलर उसका कोई भी एक लेंथ जो यूनिट लेंथ बोल सकते हैं उतना हम लेके ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर सवाल आता है तो ये फार्मूला याद रखना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का। तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दो पैरेलल कंडक्टर से, तो फोर्स कौन सा एक्ट होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। सेम फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हम ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हैं, बस शाउट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं ये थोड़े से हमें देखने हैं। तो ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है, कंसेप्ट जो है, तो कंसेप्ट हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ, ओके, in which an electric current is induced in a circuit due to change in magnetic field। अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो किसी सर्किट में करंट का इंड्यूस होना, वहां पर करंट का सेटअप होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे करंट? अब तो यहाँ पर हम कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाते, विदाउट बैटरी भी हम यहाँ पर करंट इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। एक कोई एक कॉइल है या फिर एक सर्किट हम इस तरह से बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर। ओके, कोई गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर लगाते हैं इस तरह से, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रहे हैं? तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें पता चलता है। अब यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, फिर भी इस सर्किट में करंट फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है हम देखेंगे। यहाँ पर कोई एक बार मैग्नेट रखेंगे, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और हम जानते हैं कि नॉर्थ टू साउथ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मूव होती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, याद रखना। बस यहाँ पर जो डायग्राम में है तो ये इस तरह से हम सेटअप करते हैं इसको। अब देखो, ये इस तरह से डायरेक्शन रहेगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो यहाँ पर ये बार मैग्नेट है, और यहाँ पर कितने, दो तीन लाइंस यहाँ पर जा रही है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जैसे हम इसको मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रहे सर्किट या फिर इस कॉइल से पास हो रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, नंबर्स उसके बढ़ जाएंगे। अब 3 है तो 6 7 कुछ ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये चेंज हो जाता है, उसको मैग्नेटिक मतलब बोल सकते हैं। वेन एवर देर इज अ चेंज इन फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन अ सर्किट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस इन अ सर्किट, ऐसा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम उसको इसको रेस्ट पोजीशन में रखते हैं, इसको रेस्ट पोजीशन में रखते हैं, तो ये दोनों केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है क्या? यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कोई पास हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स कोई पास हो रहा है क्या? कोई भी फ्लक्स पास हो नहीं हो रहे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो रहता है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से पास हो रहे हैं, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं, यहाँ पर ज्यादा फ्लो हो रहे, तो मतलब दोनों ही रेस्ट पोजीशन में। अगर हम उसको मूव करते हैं तो इसकी संख्या एकदम से अचानक बढ़ जाएगी। अगर ये अचानक से बढ़ जाती है तो इसमें से क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा, और ये करंट जो है वो इस तरह से हमें मिलता है। तो अगर हम देखते हैं कि जैसे हम उसको मूव करते हैं, चेंज करते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं, तो ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है? गैल्वेनोमीटर वहां पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें आना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चाहे आप इसको रेस्ट पोजीशन में रखकर आप इसको सर्किट को मूव कर सकते हैं, या फिर सर्किट को रेस्ट पोजीशन में रखकर इसको मूव कर सकते हैं। एक किसी को तो एक को मूव करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सर्किट या फिर दिस कॉइल, तो ये चेंज हो जाती है। जब भी चेंज होता है तभी यहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है, ये याद रखना। ओके, फैराडेज ने भी इसके ऊपर काम किया है। ओके, तो उन्होंने भी बता दिया किस तरह से मतलब करंट प्रोड्यूस होता है, सेटअप होता है, और वो जो करंट है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं करंट का जो डायरेक्शन है। अब जैसे हम इसको, अब देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे हम उसका उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, अब यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में, तभी भी पहले तो समझो 10 पास हो रहे हैं, तो उल्टे डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस केस में भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब कम पास हो जाएंगे, कम पास हो जाएंगे। या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? इस डायरेक्शन में इस तरह से जाएगा, और ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये जो डायरेक्शन है वो कौन बताता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है इस केस में इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है। ओके, तो ये अब आगे चलकर देख भी लेंगे इसके बारे में। अब दूसरा जो है, फैराडेज ने भी इसके ऊपर काम किया। कोई एक कॉइल है इस तरह से, मतलब कोई एक इस तरह से रॉड रख दिया, आपके इसमें आ रहा है कि स्क्रीन पे? यस। अब देखो यहाँ पर एक रॉड रख दिया ऐसे कुछ, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक कॉइल रखी, और यहाँ पर बैटरी है, तो करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो हो जाएगा। और दूसरी एक कॉइल हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर रखेंगे। अब देखो बैटरी तो यहाँ पर है, बैटरी है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर
करंट फ्लो हो जाएगा, और जैसे करंट फ्लो हो जाएगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से मिलेगी। सोलोनाइड वाला कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्किट से पास हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। और इसमें अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा करंट, तो या फिर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों केस में भी हम स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ उसको स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं, मतलब स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, या फिर की क्लोज कर दिया, की ऑन कर दिया, सिर्फ ये भी काम करते हैं यहाँ पर, तो भी एकदम सडन से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब क्या, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर चेंज होता है यहाँ पर तो करंट यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और ये कौन बताता है हमें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या बताता है, जैसे ये राइट हैंड है तो राइट हैंड में ये थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर। तो यहाँ पर देखो ये जो है फोर फिंगर, ओके, तो ये फोर फिंगर इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे को कैसे रखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये जो है थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का मोशन अगर बताता है। तो ये जो है यहाँ पर सेंट्रल फिंगर, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल हमें बताता है। यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज किया जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये किसके लिए, फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से कोई कुछ बेसिक कंसेप्ट है। तो कल और आज के इसमें मिलाकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो हम यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे के आर्टिकल्स हम लेते हैं। ओके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field, क्वेश्चन लिखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field, a magnetic field at right angles to it, at right angles to it as shown in figure। तो इसकी फिगर भी दे दी है, as shown in figure। The direction of force, the direction of force, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे सवाल इसमें शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर फोकस करना है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, इसमें ऑप्शन है टू द राइट, सेकेंड ऑप्शन है टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, और डी इनटू द पेज, इनटू द पेज। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आपको इस तरह से फिगर दे दी है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है।
और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर, और आपको यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो अभी हमने देखा था, तो फ्लेमिंग्स हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल। अब देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, 4 फिंगर लगा रहा है। अब ये जो है ये करंट, ये इस तरह से हमने सेटअप कर दिया। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर यहाँ पर है तो करंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में। तो हम देखो ये जो करंट है, तो करंट को हम क्या करते, ऐसे करते, मोल्ड, ऐसा मोल्ड करते। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ऐसे करने के बाद ये जो है फोर्स का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, इनटू द पेज। फोर्स का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, इनटू द पेज। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनटू द पेज। बस ये हमें लगाना है। ये ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया ना करंट के डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये फोर्स का। तो हम क्या इंडिकेट करता है, फोर्स का डायरेक्शन। अभी जो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा, तो ऐसे बहुत सारे सवाल के हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये डायरेक्शन के ऊपर भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनटू दी पेज आ जाएगा आंसर। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। कोई साइंटिस्ट के नाम पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या फिर कोई डिस्कवरी किसने किया, तो ये भी हम देख लेंगे। ये सवाल भी पूछा जाता है। व्हेन करंट इज सर्कुलर, व्हेन करंट इज सर्कुलर, the associated magnetic field is, the associated magnetic field is, associated magnetic field is, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेट, दूसरा है इलिप्टिकल, थर्ड है सर्कुलर, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पर पैराबोलिक। पैराबोलिक। देखो अब यहाँ पर व्हेन करंट इन सर्कुलर, तो हमने देखा है सर्कुलर कॉइल, ऐसे देखा था ना हमने, इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे रहेगी, ये जो है उसका डायरेक्शन। व्हेन करंट इज सर्कुलर तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज, तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे बताता। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन रहता है। कैसे, तो अब देखो यहाँ पर अंदर जाने के बाद, अब ये तो है ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे जाएगा, तो जैसे अंदर जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये क्लॉकवाइज, तो ये अंदर जाएगा तो ऐसे। तो पूरा अगर देखा जाए तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन। हमने एक प्रीवियस लेक्चर में ये फिगर देखी थी इसके बारे में। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कंसेप्ट पहले स्टडी किया और उसके बाद इसके ऊपर सवाल। तो आंसर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट ऑप्शन। अगर स्ट्रेट लाइन रहता है, करंट इज स्ट्रेट, तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, सर्कुलर, उस केस में, बराबर है। तो अगर स्ट्रेट करंट रहता है तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रहती है। जैसे इसके ऊपर ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, व्हेन द करंट इज पासिंग, व्हेन द करंट इज पासिंग, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल रहते हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं और ज्यादातर मार्क्स बच्चों के ऐसे सवाल में कट जाते हैं, क्योंकि वो मतलब अगर डेप्थ में आपने स्टडी नहीं की है तो हम पता नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली आंसर क्या है इसका। तो ऐसे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, थ्योरेटिकल, जिसके ऑप्शंस थ्योरी रहते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं रहता, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के ऐसे ही क्वेश्चन में कटते हैं। ओके, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते इसके ऊपर।
when the current is passing through the straight wire, through the straight wire, then associated magnetic field is, then associated magnetic field is, तो ऑप्शन है यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, स्ट्रेट, इलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक, जैसे पहले था वैसे ही, स्ट्रेट, सेकंड है इलिप्टिकल, सी सर्कुलर, डी पैराबोलिक। तो आ जाएगा आंसर सर्कुलर आ जाएगा। अगर स्ट्रेट, इफ द करंट इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेट वायर में करंट अगर फ्लो हो रहा है ऐसे स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहते हैं, सर्कुलर। ओके, इस तरह से सर्कुलर। अगर सर्कुलर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहते हैं, स्ट्रेट, कोई कॉइल में या फिर सर्कल में पास हो रहा है करंट, ओके, सर्कुलर, या फिर लूप में जो करंट रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट रहेगी इसके ऊपर, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, direction of force acting on acting on a current carrying conductor, current carrying conductor kept in a magnetic field, kept in a magnetic field is given by, is given by number 1 Fleming's right hand rule, Fleming's right hand rule, number 2 Fleming's left hand rule, left hand rule, number 3 Lenz rule, नंबर 4 फैराडे, फैराडेज रूल। अब देखो, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये बच्चे अगर ध्यान से स्टडी नहीं करते, मतलब कंसेप्ट अगर ध्यान से नहीं पढ़ते, तो ये फिर ऐसे सवाल वो सॉल्व नहीं कर पाता। अगर उसको मालूम है कि फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स कौन बताता है, लेफ्ट हैंड रूल बताता है, ओके, राइट हैंड रूल क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन बताता है। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग रूल्स बने हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये साइंटिस्ट के नाम पर भी ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और एक देखेंगे, ओके, तो ये फ्लेमिंग्स क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल,
The magnetic field, the magnetic field inside a long straight solenoid, inside the long straight solenoid, carrying current, number one is zero. क्या जीरो ऑप्शन सही है? सेकंड, decreases as we move towards its end, decreases as we move towards its end, C option, increases as we move towards its end, और लास्ट ऑप्शन है is the same at all points, is the same at all points. तो ध्यान से देखना, सोलोनाइड वाला कंसेप्ट हमने देखा है. सोलोनाइड, तो सोलोनाइड में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलोनाइड के अंदर कैसे रहती है? यूनिफॉर्म रहती है. और जैसे ही ये एंड, मतलब जो जहां पर एंड है वहां से बाहर इमर्ज आउट होते हैं, बाहर आते हैं, तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स. तो ये सेम ही रहेगी. एंड को जाकर वो वाइड हो जाती है एंड के बाद, ओके, तब वहां पर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. लेकिन अंदर तो इनसाइड पूछा क्या है आपको? इनसाइड, तो अंदर तो ये क्या रहेगा? इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स. तो हमने सोलोनाइड का कंसेप्ट देखा था, तो इसके ऊपर इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. नेक्स्ट, दूसरा स्पेस साइंटिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि कोई स्ट्रेट वायर है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ये पहले किसने बताया? तो उसके मतलब लेंज, ओस्टेड, फैराडेज, मैक्सवेल्स, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए जाएंगे. तो याद रखना, ओस्टेड ने ये पहली बार बताया था. बाद में तो बाकी के जो फैराडेज है, अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर आगे चलकर काम किया, लेंस हो चाहे कोई भी हो. लेकिन ये जो शुरुआत में जो बता दिया पहले कि ये करंट स्ट्रेट वायर, उसमें से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये ओस्टेड ने ही बताया. मतलब पहली बार ओस्टेड ने ये बात बताई. चलो अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट, फॉर अ सोलेनॉइड, carrying a current I, carrying a current I, and having n turns per unit length, and having n turns per unit length, wrapped on a core of permeability, wrapped on a core of permeability mu, of permeability mu. The correct expression, the correct expression for magnetic field intensity, for magnetic field intensity
इज। करेक्ट इक्वेशन हमने देखा है इक्वेशन, तो आपको ये देखना है, प्रीवियस लेक्चर में देखा है इक्वेशन। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय म्यू, बी ऑप्शन। B is equal to mu naught mu I divided by n. C option B is equal to mu naught mu n I. D option क्या है? B is equal to mu naught mu n divided by I. Okay. अब ये सोलेनोइड फ्री स्पेस में है तो हम डायरेक्टली बता सकते थे मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर कितना आती है इनसाइड में, B is equal to mu naught n I. ओके, अब यहाँ पर कोई परमेबिलिटी दी है म्यू, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट म्यू एन आई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, जो कि हमने पहले भी देख लिया है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, तो आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस मतलब जो रहते हैं क्वेश्चंस, तो किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो अब तक का कंसेप्ट हो चुका है। और फिर ये न्यूमेरिकल्स या फिर ये जो क्वेश्चंस होने के बाद फिर अगले जो मतलब जनरेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी डीसी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके भी ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लेंगे।